हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम टॉर्ट लॉ के एक इम्पॉर्टेंट लेकिन काफ़ी आउटलुक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो है नर्वस शॉक। क्या आपको पता है कि कुछ केसेस में आप मेंटली डिस्ट्रेस या इमोशनल ट्रॉमा के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, इवन अगर आपको कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है। सोचिए, अगर आप एक सीरियस कार एक्सीडेंट विटनेस करें या आपको किसी अपने लव्ड वन की इंजरी की शॉकिंग न्यूज मिले, तो इसका इम्पैक्ट काफी डेवस्टेटिंग हो सकता है। लेकिन क्या लॉ ऐसी मेंटल सफरिंग के लिए रिलीफ प्रोवाइड करता है? यहीं पर नर्वस शॉक का कंसेप्ट काम में आता है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि नर्वस शॉक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो क्लेम करने के लिए जरूरी हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जो इस एरिया ऑफ लॉ को शेप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं नर्वस शॉक का लीगल कंसेप्ट। टॉर्ट लॉ में नर्वस शॉक का मतलब है एक रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस या मेंटल डिस्टरबेंस जो किसी ट्रॉमिक इवेंट को देखने या एक्सपीरियंस करने की वजह से होती है। ये फिजिकल इंजरीज से अलग है क्योंकि नर्वस शॉक का फोकस इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर होता है। नर्वस शॉक ऑर्डिनरी इमोशनल डिस्ट्रेस से ज्यादा सीरियस होती है। इसका मतलब है कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस होनी चाहिए, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी। लॉ इन कंडीशंस को नॉर्मल ग्रीफ या अपसेट फीलिंग से अलग मानता है जो यूजुअली एक्शनेबल नहीं होती। ये याद रखना जरूरी है कि नर्वस शॉक क्लेम्स को नॉन फिजिकल हार्म की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। इसमें फिजिकल इंजरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इंसान के जीवन पर एक सिग्निफिकेंट और लास्टिंग इम्पैक्ट डाल सकता है। कोर्ट्स ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि मेंटल हार्म भी फिजिकल हार्म जितना सीरियस हो सकता है, लेकिन हर इमोशनल डिस्ट्रेस का क्लेम सक्सेसफुल नहीं होता। इसके लिए कुछ लीगल टेस्ट्स पास करने होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नर्वस शॉक का मतलब है सीवियर साइकेट्रिक इलनेस जो किसी सडन ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से होती है, और ये क्लेम्स टॉर्ट लॉ के ब्रॉडर नॉन फिजिकल हार्म के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एक सक्सेसफुल नर्वस शॉक क्लेम के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लॉ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेट करता है जो मीट होनी चाहिए, तभी कोई पर्सन साइकेट्रिक हार्म के लिए डैमेजेस रिकवर कर सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि क्लेमनेंट एक रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस से सफर कर रहा हो, मतलब मेंटल हार्म ऑर्डिनरी ग्रीफ या डिस्ट्रेस से अलग होना चाहिए। ये एक मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन या फिर सीवियर एंजाइटी। और अगर क्लेमनेंट ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसकी कंडीशन मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसे में नर्वस शॉक क्लेम के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि साइकेट्रिक हार्म एक सडन और शॉकिंग इवेंट की वजह से होना चाहिए, जैसे कि एक सीरियस कार एक्सीडेंट विटनेस करना या एक वायलेंट क्राइम देखना या फिर किसी लव्ड वन की सडन इंजरी या डेथ का एक्सपीरियंस होना। यहाँ जो की फैक्टर है वो ये है कि इवेंट सडन होना चाहिए। अगर ट्रॉमा
टाइम के साथ ग्रेजुअली अक्यूमुलेट होता है तो ये टिपिकल नर्वस शॉक क्लेम के लिए क्वालिफाई नहीं करता। थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब है कि क्लेमनेंट का ट्रॉमिक इवेंट के साथ एक क्लोज कनेक्शन हो। ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो सकती है, यानी क्लेमनेंट इवेंट के करीब था या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व था, या फिर ये रिलेशनल प्रॉक्सिमिटी हो सकती है, यानी क्लेमनेंट का ट्रॉमेटिक इवेंट में इन्वॉल्व किसी पर्सन के साथ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप हो, जैसे कि पेरेंट्स, स्पाउस या फिर चिल्ड्रंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट अपने चाइल्ड को कार एक्सीडेंट में इंजर होते हुए देखता है तो वो फिजिकल और रिलेशनल दोनों तरह से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी, यानी साइकेट्रिक हार्म रीजनेबली फोर्सिएबल होना चाहिए। मतलब डिफेंडेंट की पोजीशन में एक रीजनेबल पर्सन को ये फोर्सी करना चाहिए था कि उनके एक्शंस की वजह से किसी को साइकेट्रिक हार्म हो सकता है, और अगर हार्म बहुत ज्यादा रिमोट या अनएक्सपेक्टेड था तो डिफेंडेंट नर्वस शॉक के लिए लायबल नहीं होगा। ये सभी रिक्वायरमेंट्स इस बात को इंश्योर करती हैं कि सिर्फ जेन्युइन और सीरियस साइकेट्रिक हार्म्स के क्लेम को कंपनसेट किया जाए। चलिए अब नर्वस शॉक क्लेम्स के एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टिम का डिस्टिंक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। नर्वस शॉक क्लेम्स में किसी भी पर्सन का लीगल राइट और रिक्वायरमेंट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि साइकेट्रिक इंजरी का सफरर ट्रॉमेटिक इवेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व था या वो सफरर उस इवेंट को देखकर या उसके बारे में जानकर इफेक्टेड हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी विक्टिम्स की। प्राइमरी विक्टिम्स वो होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या जो फिजिकल हार्म के इमीडिएट रिस्क में होते हैं। प्राइमरी विक्टिम्स के केस में उन्हें क्लोज रिलेशनशिप या सेकेंडरी विक्टिम के स्ट्रिक्ट टेस्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको सिर्फ फिजिकल इंजरीज ही नहीं बल्कि सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, तो आप एक प्राइमरी विक्टिम हैं। आपको एडिशनल एलिमेंट्स जैसे कि प्रॉक्सिमिटी या फोर्सिएबिलिटी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट इवेंट में क्लियर है और ऐसे केसेस में हार्म क्लेम करना रिलेटिवली इजी होता है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी विक्टिम्स की। सेकेंडरी विक्टिम्स वो लोग होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उस इवेंट को विटनेस करने या उसके बारे में जानने के बाद उन्हें साइकेट्रिक हार्म होता है। सेकेंडरी विक्टिम के नर्वस शॉक क्लेम्स में लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मदर अपने चाइल्ड को एक सीरियस एक्सीडेंट में इंजर्ड होते हुए देखती है तो उसे इमोशनल शॉक की वजह से साइकेट्रिक हार्म हो सकता है, लेकिन एक सेकेंडरी विक्टिम के रूप में मदर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि वो इवेंट के फिजिकली करीब थी, प्लस इंजर्ड पर्सन के साथ उनका क्लोज पर्सनल बॉन्ड था, और डिफेंडेंट ये फोर्सी कर सकता था कि उसके एक्शंस की वजह से इस तरह का हार्म हो सकता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टिम में क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा कोई भी पर्सन जो एक्सीडेंट में डायरेक्टली इंजर्ड होता है वो
प्राइमरी विक्टिम होता है। और ऐसा कोई भी पर्सन जो दूर से उस एक्सीडेंट को देखता है और सीवियर एंजाइटी डेवलप कर लेता है, वो सेकेंडरी विक्टिम होता है। और एज कंपेयर टू प्राइमरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम को ज्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट सेटिस्फाई करने होते हैं अपने क्लेम को एस्टैब्लिश करने के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टिम का ये डिस्टिंक्शन इंश्योर करता है कि सिर्फ जेन्युइन और सीरियस क्लेम्स ही प्रॉपरली कंपनसेट किए जाएं और साथ ही फेयरनेस मेंटेन हो सके। चलिए अब कोर्ट द्वारा एस्टैब्लिश किए गए कुछ लीगल टेस्ट्स को समझते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि क्लेमनेंट को कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं। ये टेस्ट ये एस्टैब्लिश करता है कि क्या साइकेट्रिक हार्म इतना सीरियस है कि लीगल एक्शन जस्टिफाइड हो। चलिए इन की टेस्ट्स को समझते हैं और शुरू करते हैं एलकॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ योर्क श्राइन के लैंडमार्क केस से। एलकॉक टेस्ट हिल ब्रॉड डिजास्टर से जुड़े केस एलकॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ योर्क श्राइन से आता है। इस केस ने सेकेंडरी विक्टिम के लिए 3 की रिक्वायरमेंट सेट की हैं जो नर्वस शॉक का क्लेम करने के लिए मीट करनी होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लोज टाई ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी ये प्रूव करना होता है कि क्लेमनेंट और विक्टिम के बीच क्लोज टाई ऑफ लव एंड अफेक्शन है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन पेरेंट्स, स्पाउसेस और चिल्ड्रन के केसेस में जनरली मान लेते हैं, लेकिन डिस्टेंट रिलेटिव्स और फ्रेंड के केसेस में इन्हें प्रूव करना चैलेंजिंग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पेरेंट अपने चाइल्ड की डेथ या सीरियस इंजरी विटनेस करता है तो वो नर्वस शॉक क्लेम के लिए क्वालिफाई करेगा, लेकिन एक डिस्टेंट रिलेटिव या एक बायस्टैंडर का क्लेम एस्टैब्लिश करना ज्यादा मुश्किल होगा। सेकंड की रिक्वायरमेंट है प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड स्पेस, यानी क्लेमनेंट को फिजिकली इवेंट के करीब होना चाहिए या इवेंट के इमीडिएट आफ्टरमैथ का विटनेस होना चाहिए। इसका मतलब है कि इवेंट को फर्स्ट हैंड देखना या शॉर्टली आफ्टर सीन पर पहुंचना इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन अपने लव्ड वन की इंजरी के जस्ट बाद हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को ये न्यूज बाद में किसी के थ्रू पता चलती है तो उसका क्लेम फेल हो सकता है। यानी इन शॉर्ट कि अगर आपने फर्स्ट हैंड इवेंट को विटनेस किया है या उस इवेंट के जस्ट बाद आप वहां पहुंच गए हैं तो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, लेकिन अगर आपने किसी के थ्रू बाद में उस इवेंट के बारे में सुना और आप नर्वस शॉक में चले गए तो ये उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। थर्ड और फाइनल रिक्वायरमेंट है कि हार्म एक सडन और शॉकिंग इवेंट की वजह से होना चाहिए। क्लेमनेंट को ट्रॉमा एक सडन अकरेंस के थ्रू एक्सपीरियंस करना जरूरी है, ना कि एक स्लो या ऑनगोइंग प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अपने सामने एक कार एक्सीडेंट होते हुए देखता है तो वो पर्सन इस रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करता है, लेकिन अगर उसी एक्सीडेंट के बारे में किसी पर्सन ने कुछ दिन बाद सुना तो ये इस रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई नहीं करता। ये सभी रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ वैलिड नर्वस शॉक क्लेम्स ही सक्सीड करें और अननेसेसरी क्लेम्स फिल्टर आउट हो सकें। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करते हैं
जो इस एरिया के लीगल प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश और रिफाइन करते हैं। सबसे पहला केस है एल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर का। ये केस हिल्सब्रोड डिजास्टर के बाद आया, जहां कई क्लेमनेंट ने नर्वस शॉक के लिए कंपनसेशन मांगा क्योंकि उन्होंने डिजास्टर विटनेस किया था, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही क्लेम सक्सीड हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहां इस केस में टेस्ट एस्टैब्लिश किया जिसे हम एल्कॉक टेस्ट कहते हैं, जिसे हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। एल्कॉक केस में कई क्लेमनेंट्स फेल हुए क्योंकि उन्होंने डिजास्टर को डायरेक्टली विटनेस नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उस डिजास्टर को टेलीविजन पर देखा था, और इसीलिए कोर्ट ने ये रूल किया कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए काफी नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट केस है मैकलाउलिन वर्सेस ओब्रायन का। ये केस नर्वस शॉक क्लेम का स्कोप एक्सटेंड करता है। इस केस में मिसेस मैकलाउलिन की फैमिली एक सीरियस कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो उस एक्सीडेंट के टाइम पर वहां नहीं थी। वो एक्सीडेंट के जस्ट बाद हॉस्पिटल पहुंचती हैं और अपने इंजर्ड फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में देखती हैं। कोर्ट ने उनके फेवर में रूल किया, ये होल्ड करते हुए कि हॉस्पिटल पहुंचकर इमीडिएट आफ्टरमैथ देखना प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड स्पेस एस्टैब्लिश करने के लिए काफी है। इस केस ने प्रॉक्सिमिटी का कंसेप्ट एक्सपेंड किया, जहां क्लेमनेंट्स डायरेक्ट इवेंट को विटनेस किए बिना भी कंपनसेशन रिकवर कर सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट केस है पेज वर्सेस स्मिथ का। ये केस नर्वस शॉक का एक अलग एस्पेक्ट एड्रेस करता है, जो है साइकेट्रिक हार्म इन प्राइमरी विटनेसेस। इस केस में मिस्टर पेज एक माइनर कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, जिसके कारण उनका क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जो एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, वो ट्रिगर हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये रूल किया कि अगर किसी भी तरह की पर्सनल इंजरी फोर्सिएबल हो तो ये मैटर नहीं करता कि इंजरी फिजिकल हो या साइकेट्रिक। प्राइमरी विक्टिम्स को प्रॉक्सिमिटी या क्लोज रिलेशनशिप जैसे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। इस केस ने ये कंफर्म किया कि प्राइमरी विक्टिम्स को लॉ के अंडर ज्यादा लीनियंसी मिलती है। इन सभी केसेस ने नर्वस शॉक क्लेम्स के लीगल लैंडस्केप को शेप करने में पिवटल रोल प्ले किया है। चलिए अब इस बारे में डिस्कस करते हैं कि नर्वस शॉक क्लेम्स में डिफेंडेंट के पास क्या-क्या डिफेंसेस होते हैं, जो वो लायबिलिटी से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए उन सभी कॉमन डिफेंसेस को समझते हैं जो नर्वस शॉक केसेस में लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस। ये सबसे कॉमन और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफेंस है कि क्लेमनेंट के पास एक रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस का प्रूफ ही नहीं है। अगर क्लेमनेंट प्रूव नहीं कर पाता कि उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसीज, सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे कोई डायग्नोस्ड कंडीशन है, तो उनका क्लेम फेल हो सकता है। थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए ऑर्डिनरी डिस्ट्रेस या इमोशनल अपसेट काफी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नर्वस शॉक का क्लेम करे लेकिन सिर्फ ये दिखाए कि उन्हें टेम्पररी एंजाइटी या सैडनेस हुई थी, तो डिफेंडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि ये रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस नहीं है और क्लेम डिसमिस हो सकता है। सेकेंड कॉमन डिफेंस है लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इवेंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, प्रॉक्सिमिटी यानी टाइम और स्पेस सेकेंडरी विक्टिम के लिए
क्रूशियल होती है। अगर क्लेमनेंट फिजिकली इवेंट के पास नहीं था या उसने इवेंट को फर्स्ट हैंड विटनेस नहीं किया, तो डिफेंडेंट आर्ग्यू कर सकता है कि क्लेमनेंट सिचुएशन से ज्यादा दूर था और इसीलिए उसका क्लेम वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक एक्सीडेंट के बारे में न्यूज पर सुनने के बाद साइकेट्रिक हार्म होता है, तो डिफेंडेंट आर्ग्यू कर सकता है कि क्लेमनेंट इवेंट के काफी दूर था और प्रॉक्सिमिटी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती। और थर्ड डिफेंस फोर्सिएबिलिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। डिफेंडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि साइकेट्रिक हार्म उनके एक्शन का फोर्सिएबल रिजल्ट नहीं था। ये डिफेंस तब इंपॉर्टेंट होता है जब हार्म रिमोट या अनएक्सपेक्टेड लगे, जो एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफेंडेंट के एक्शन से एक बायस्टैंडर को सीरियस साइकेट्रिक हार्म होने के चांसेस बहुत कम हो, तो वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि हार्म फोर्सिएबल नहीं था और क्लेम डिनाय हो सकता है। ये सभी डिफेंसेस ये डिटरमाइन करते हैं कि नर्वस शॉक का क्लेम सक्सीड होगा या नहीं, और साथ ही ये लीगल लायबिलिटी इंपोज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि नर्वस शॉक का कंसेप्ट आज के मॉडर्न टॉर्ट लॉ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नर्वस शॉक क्लेम्स पर्सनल इंजरी लॉ का स्कोप एक्सपेंड करते हैं, जहां साइकेट्रिक हार्म को फिजिकल इंजरीज के साथ इक्वली रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट किया जाता है। आज के टाइम में साइकेट्रिक हार्म के सीरियस इंपैक्ट को समझा जा रहा है। मेंटल हेल्थ को जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो अब मिल रही है, और लॉ भी इस चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नर्वस शॉक क्लेम्स विक्टिम्स को उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के लिए जस्टिस सीक करने का मौका देते हैं, जो कभी-कभी फिजिकल इंजरीज जितना ही डेबिलिटेटिंग हो सकते हैं। जब लॉ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को साइकेट्रिक हार्म कॉज करने के लिए अकाउंटेबल होल्ड करता है, तो ये एक्नॉलेज करता है कि मेंटल वेलबींग फिजिकल सेफ्टी जितनी ही जरूरी है। नर्वस शॉक क्लेम्स उन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिन्हें फिजिकल इंजरीज तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लाइफ अल्टरिंग इमोशनल ट्रॉमा एंड्योर किया। ये केसेस स्पेशली उन सिचुएशंस में इंपॉर्टेंट हैं जहां विक्टिम्स ने ट्रॉमेटिक इवेंट्स विटनेस किए या अपने लव्ड वन को हार्म होते हुए देखा, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। नर्वस शॉक डॉक्ट्राइन के बिना कई विक्टिम्स जो सीरियस इमोशनल हार्म सफर करते हैं, उनके लिए लीगल सिस्टम में कोई रिकोर्स नहीं होता, फिर चाहे उनकी सफरिंग रियल और कंपनसेशन डिजर्विंग हो। जैसे जैसे सोसाइटी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में ज्यादा अवेयर होती जा रही है, वैसे वैसे लीगल सिस्टम को भी इस पेस के साथ चलना जरूरी है। नर्वस शॉक क्लेम्स ये इंश्योर करते हैं कि लॉ हर तरह के हार्म के लिए रेमेडीज प्रोवाइड कर सके, चाहे वो विजिबल हो या डीपली फेल्ट हो। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि नर्वस शॉक क्लेम्स आज के लीगल लैंडस्केप में काफी क्रिटिकल हैं, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को ओवरऑल वेलबींग का एक वाइटल एस्पेक्ट मानते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि साइकेट्रिक हार्म सफर करने वाले विक्टिम्स को फिजिकल इंजरीज वाले विक्टिम्स की तरह ही सीरियस ट्रीटमेंट मिले। इससे उन विक्टिम्स के लिए एक पाथ टू जस्टिस बनता है जिन्होंने लाइफ अल्टरिंग इमोशनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो। मेंटल हेल्थ के लिए
ग्रोइंग रिकॉग्निशन के साथ नर्वस शॉक क्लेम्स विक्टिम्स को एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।